नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कल हमने एक जो पोर्शन हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि बायोम क्या होते हैं। उसके साथ ही हमने लास्ट में डेजर्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। डेजर्ट भी एक बायोम होता है और हमारे वहाँ डेजर्टियल बायोम जो पाया जाता है वो है थार का रेगिस्तान। थार के रेगिस्तान में जब आप देखते हैं तो पता चलता है वहाँ पर जो ज़ेरो फाइट्स पाए जाते हैं। ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनको पानी की कमी में उगना होता है, उन्हें ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है। और हिंदी में ज़ेरोफाइट्स को मरुद्भिद कहते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग देखा था और हमने कहा था कि पीवाईक्यू एक डिफरेंट क्लास में डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू के साथ साथ इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पोल्यूटेंट्स के बारे में, कुछ पोल्यूशंस के बारे में, कैसे पोल्यूशन, क्या पोल्यूशन। ठीक है। और बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऐसे भी लेक्चर्स आजकल छोटे ही आ रहे हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन 1, प्लेसेस वेयर ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड। जहाँ पर ओजोन लेयर जो है मुख्यतः पाई जाती है तो वो हम लोग का है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में। ETM-ST करके मैंने याद करना बताया था। तो आपका जो ये वाला टी है ये आयनोस्फेयर को बताता है, यानी कि आयन मंडल को बताता है। दूसरा क्वेश्चन आता है ओजोन लेयर इज अबव द अर्थ क्रस्ट। धरती के क्रस्ट के ऊपर, धरती के भू परपट्टी के ऊपर कितनी ऊंचाई पर ओजोन लेयर पाई जाती है? तो 300 और 2000 तो पूरी तरह से गलत हो जाता है, बचता है 20 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है 35 से 55 के रेंज में पाई जाती है। तो चूंकि 20 जो है वो लेस देन दैट है, 20 किलोमीटर काफ़ी कम होता है जब आप भू परपट्टी लेंगे। जैसे पृथ्वी है तो सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको भू परपट्टी बोलते हैं। तो इससे अगर ऊंचाई लेंगे तो 20 किलोमीटर केवल यहीं तक आएगी। ठीक है। 30 से 35 किलोमीटर यहाँ आएगी और वो 55 तक फैली होती है। तो लगभग इसी के बीच में, तो इसके बीच में जो आंसर आता है 50 किलोमीटर, उसे हम आंसर टिक करेंगे। तो इस द आंसर वुड बी 50 किलोमीटर्स। यानी कि ओजोन लेयर जो होती है वो अर्थ क्रस्ट से 35 से 55 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो लगभग 50 किलोमीटर आप इसका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, कार्बन के बारे में कौन सा नहीं सही है, यानी कि गलत है। ओके। कौन सा नहीं सही है यानी कि गलत है? तो यहां पर लिखा है नॉट ट्रू, याद रखिएगा नॉट ट्रू लिखा हुआ है। इट इज़ यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, तो प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रशीतक आपको पता है फ्रिज में जो यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में जो यूज़ करते हैं। इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर ग्रीन हाउस गैस, तो इसको होल्ड कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिकी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ओजोन इन द एटमॉस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, तो सही है ये भी। ये रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन को घटाने के लिए, CFC, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। इट इज़ इनएक्टिव इन लोअर एटमॉस्फेयर, यानी कि ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में ये इनएक्टिव होती है। लोअर एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ? क्षोभ मंडल में ये इनएक्टिव होती है, अक्रिय गैस की तरह से काम करती है, किसी से क्रिया नहीं करती है। तो ये भी करेक्ट है। बचता क्या है जो डाउटफुल है? इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये क्या है आपका? मेजर कॉज करती है ग्रीन हाउस का। ठीक है, मेजर कॉज है ग्रीन हाउस का। अब ग्रीन हाउस होता क्या है, चलिए समझ लेते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। मैं उन विद्यार्थियों के लिए समझा रहा हूँ, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं थोड़ी सी, 5 मिनट या 2-3 मिनट। ठीक है, मैं उन विद्यार्थियों के लिए इस चीज़ समझाने जा रहा हूँ जिन्हें नहीं पता है कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझना है कि ये सन है। ठीक, तो हायर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, लोअर विल बी द ठीक। तो समझेंगे मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना अधिक होता है, यानी कि कोई भी वस्तु है जितनी ज़्यादा गर्म या जितनी ज़्यादा तापमान होगा उसका,
वो जो वेव्स छोड़ेगी, वेव्स जो छोड़ती है उसका जो वेवलेंथ होगा, यानी कि उसकी जो लंबाई होगी उस वेव की, वेवलेंथ जो होगा वो छोटा होगा। यानी कि सन से कैसी वेवलेंथ आएगी, बस समझने के लिए बस समझिए, बस इसे आप समझ लीजिए, जैसा मैं कह रहा हूँ हू बहू उसे वैसा समझ लीजिए। तो छोटी छोटी वेवलेंथ सन छोड़ेगा, ठीक। अब ये वेवलेंथ क्या करेगी कि आपके पृथ्वी के ऊपर आएगी, पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है, और ये वेवलेंथ इधर उधर टकराएगी। सपोज करिए कार रखी हुई है, ठीक, कार रखी हुई है, कार के अंदर ये वेवलेंथ आती है और चली जाती है, ठीक। बट ये जब वहाँ पर, जब वेवलेंथ इस कार के अंदर चली जाएगी तो क्या होगा, ये कार में लड़ेगी। इसी प्रकार जब वायुमंडल में आ जाएगी पृथ्वी के, तो ये अन्य चीज़ों से लड़ेगी, जैसे बिल्डिंग्स हैं, कार है, घर, मतलब अलग अलग घर है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, सबसे लड़ेगी। लड़ने के बाद क्या होता है, ये एनर्जी अपनी लॉस करेगी। जब एनर्जी लॉस करेगी तो क्या होगा कि अब ये टेम्परेचर इसका बहुत अधिक था, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सन का, बाहर का आउटर टेम्परेचर। तो जब ये इधर उधर लड़ेगी तो क्या होगा, इसका धीरे धीरे टेम्परेचर, कम टेम्परेचर वाली वस्तुओं से लड़ेगी और वेवलेंथ इसकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो कार के एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि जो कार के अंदर वेव्स छोटी छोटी ट्रैप हुई थी, वो वेव्स अब बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। और जब ये वेव्स बड़ी हो जाएंगी तो हीट जनरेट करेंगी, ठीक है ना। समझिए, ऐसे समझिए कि जो हीट इनके अंदर थी, समझने के लिए बस, वो इमिट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और वो वेव्स क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और लॉन्ग वेव्स वायुमंडल को छोड़ करके बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है, सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और होता क्यों है ये, जो CO2 की सांद्रता है, ठीक है, वो जब वायुमंडल में बढ़ती है तो हमारे वायुमंडल में इस तरह की वेव्स को ये एब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता रखती है और ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही प्रभाव जो है ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, द रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वो कौन सा रेडिएशन है जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है, सोखा जाता है, अवशोषित किया जाता है ओजोन के द्वारा, जो कि प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में। इंफ्रारेड गलत है, विजिबल गलत है, अल्ट्रावायलेट करेक्ट है, माइक्रोवेव गलत है, ठीक है। तो बाकी तीन ऑप्शन गलत है, ना इंफ्रारेड होती है, ना विजिबल होती है, ना अल्ट्रावायलेट होती है, वो सॉरी ना माइक्रोवेव होती है, वो होती है अल्ट्रावायलेट। यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस्ड रेन, प्रोड्यूस्ड पोल्यूशन, प्रोवाइडेड सेफ्टी टू लाइफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो पहली बात तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं प्रोड्यूस करती है, वो करती कौन है, ट्रीज करते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स करते हैं, ठीक है, जो भी उत्पादक हैं वो करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड सेफ्टी टू द लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लाइफ प्रोवाइड करते हैं, पोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं और रेन भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग का है, यहाँ पर है क्वेश्चन कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो पराबैंगनी, खतरनाक पराबैंगनी रेडिएशन है कमिंग फ्रॉम द सन, जो कि सूरज से आ रहा है, दैट कैन कॉज, वो क्या, किस चीज़ का कारक बनता है, यानी कि हानिकारक यूवी रेडिएशन किसका कारण बनता है। लीवर कैंसर गलत है, ओरल कैंसर मतलब मुंह का कैंसर, ठीक है, ये भी गलत है, ब्रेन कैंसर ये भी गलत है, डर्मल कैंसर ये सही है। डर्मल क्या होता है, डर्मल डर्मेटाइटिस, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो त्वचा रोग विशेषज्ञ यानी कि त्वचा मतलब डर्मल से संबंधित है, यानी कि त्वचा का रोग हो जाता है जब अल्ट्रावायलेट बी यानी कि UVB जब पड़ती है, ठीक है, तो वो जो है हम लोग को त्वचा का कैंसर देती है, जबकि मेलानिन पिगमेंट कम हो, मेलानिन पिगमेंट कम हो। मेलानिन पिगमेंट क्या है, पिगमेंट मतलब होता है वर्णक, और मेलानिन क्या है, उसका नाम है, यानी कि जो हम लोग गोरा
सांवला, काला, इस तरह की जो शरीर दिखाई देती है वो एक विशेष तरह के पिगमेंट से होता है, इसका नाम है मेलानिन पिगमेंट। तो वो अगर कम होता है तो हम लोग को डर्मल कैंसर होने का चांस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, 0 रुपए के लिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर? निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है किसके लिए? डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के लिए, उनके क्षरण के लिए, परत के। पहला है CFC12 इज यूज एज ए रेफ्रिजरेटर। क्या CFC12 जो कि रेफ्रिजरेटर की तरह से यूज़ किया जाता है, क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है? याद रखिएगा, नॉट रिस्पॉन्सिबल लिखा है। मेथिल क्लोरोफॉर्म यूज एज ए सॉल्वेंट, क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है? हेलोन 1211 यूज एज फायर फाइटिंग, क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है? या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो मैंने जब आपको लेक्चर दे रहा था मैं, तो मैंने आपको कई बारी बताया इसका आंसर। मैंने बताया कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो भर भर के रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये गलत है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। उसके बाद आता है आपका CFC12, तो ये आपको पता ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हेलॉन 1211, तो इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, बट हेलॉन के बारे में मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है कि हेलॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, हेलॉन बोलिए, हेलॉन्स बोलिए, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बचता क्या है? मेथिल क्लोरोफॉर्म बचता है, यूज एज अ सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट की तरह से यूज किया जाता है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यह उत्तरदायी नहीं होता है। किस चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न आता है। अमंग द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज में से विच डज नॉट कॉज ओजोन पोल्यूशन, जो कि ओजोन पोल्यूशन नहीं करता है ट्रोपोस्फेयर में, बताइए कौन सा है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है कि मीथेन, ये ओजोन पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको बोलते हैं, इसको CH4 बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड है, NO, वाटर वेपर। तो कह रहा है कि कौन सा ओजोन पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। तो पहला तो पूछा हुआ है ग्रीन हाउस गैस, तो अगर आप ग्रीन हाउस गैस एक सेलेक्ट कर लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस जो कि ओजोन पॉल्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो करेगा वही जो है रिस्पॉन्सिबल होगा ओजोन पोल्यूशन के लिए। तो आपको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड ये डिप्लीट करती है, वाटर वेपर भी थोड़ा बहुत ट्रोपोस्फियर में, याद रखिएगा ट्रोपोस्फियर की बात कर रहा है, तो ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल में, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में कि क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फियर में कौन कौन सी जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ओजोन डिप्लीशन के लिए या ओजोन पोल्यूशन, उसी को बोल रहा है। तो पहला है वाटर वेपर, H2O ऑफ वेपर, V मतलब वेपर यानी कि वाष्प, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मीथेन है, इसके बाद ओजोन खुद है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है और CFC है। ये सब कुछ क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर की बात कर रहा है। तो जो गैस बचती है उसका नाम है CO विल बी द करेक्ट आंसर। ये ओजोन, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके UP PCS 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो हौले हौले धीरे धीरे हमारे साथ जो है सब्जेक्ट से प्यार करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है, अमंग द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में कौन सा ओजोन पोल्यूशन ट्रोपोस्फीयर में फॉर्म नहीं करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट कह रहा है, इन स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में, द लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाई, जो ओजोन का लेवल है वो किसके द्वारा नेचुरली, प्राकृतिक रूप से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन है UP PCS का 2016 का, ठीक है ना, ये आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, ओजोन को स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कहीं आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ओजोन को प्राकृतिक रूप से विनियमित करती है। ओके, यानी कि उसको सर्कुलेट कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज और आर ओजोन डिप्लीटिंग, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स। तो CFC है, यस है। हेलॉन्स है, यस है। टेट्राक्लोराइड है, यस इट इज ऑल्सो। तो ये तीनों के तीनों है, यानी कि आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, ठीक है। और ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन। ये UPPCS प्री 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये तीनों होते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख करके लग रहा है कि UPSC का है, 2011 का क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल। जो ओजोन होल हुआ था, UPSC की सबसे प्यारी बात यह है कि आधी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होती है वो UPSC क्वेश्चन में खुद ब खुद दे देता है। आपसे वो की पॉइंट या कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है कि आपने कितना डेप्थ में पढ़ रखा है। चलिए देखते हैं हमने जो पढ़ाया है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हैं तो एज ए नोट्स इसको इंक्लूड कर लीजिएगा, अगर कर सकते हैं तो बहुत बेटर है। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल जो अंटार्कटिका रीजन में पाया गया है हैज़ बीन कॉज ऑफ कंसर्न, जो कि चिंता का विषय है। व्हाट कुड बी द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है या हो सकेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल। तो क्या रीज़न था जिस कारण से ये होल वहाँ पर हुआ, ठीक ना, या फिर इस होल का फर्दर क्या हो सकेगा, ठीक, क्या रीज़न है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फियर टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ CFC। देखिए लिख रहा है जो ट्रोपोस्फियर में टर्बुलेंस होती है इसके कारण से, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फियर टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ CFC, और CFC के इनफ्लो के कारण ये जो होल दिख रहा था अंटार्कटिका में ये हुआ है। पहला ऑप्शन ही है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट, याद रखिएगा ये मैंने क्लासेस में डिस्कस किया है। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट तो बिल्कुल करेक्ट है। एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ठीक है। इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो ये मुझे लगता है ये बेटर ऑप्शन है, ये करेक्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो है ही नहीं, अब्सेंस तो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज टेम्परेचर एट पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों को क्या पता चला, हमने क्लास में जो डिस्कस किया है वो ठीक वही डिस्कस किया है जो हम लोग जो है, ठीक है, क्वेश्चन भी उस पर पूछा हुआ है। तो अगर आप क्लास को ढंग से सीरियसली लेते हो तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है। हालांकि क्लासेस, मैं खुद कहता हूँ, अपने मुंह से कह रहा हूँ कि क्लासेस थोड़ी सी स्पॉरेडिक हो गई, इधर उधर सी हो गई हैं, कि कुछ टॉपिक जो मुझे पहले पढ़ाने थे वो पर्टिकुलरली नोट्स ना प्रिपेयर होने के नाते मैंने बाद में पढ़ा दिया, या फिर कुछ चीज़ें पहले पढ़ा दी। लेकिन आप अगर क्लासेस पूरी करते हो, एज ए होल स्टार्ट करते हो कि 30 क्लास है, उसमें भी बहुत सारी क्लासेस हाफ एन आवर की हैं, तो 35-36 जो भी क्लासेस जाएंगी, अगर आप एक बारी में करना चाहो तो मुश्किल से 1 वीक का टाइम लगेगा। आप 3-3, 4-4 क्लास करके एक वीक में नोट्स के साथ, क्योंकि नोट्स बिना बनाए आप क्लासेस मत करिए, नोट्स बनाने के साथ में, या फिर मेरे नोट्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर आज आपको मिल जाएंगे, उसके साथ में आप जो है क्लासेस को देखिए। और क्लासेस को देखने के बाद मैं तो कह रहा हूँ रिपीटेडली देख लीजिए, कि मतलब 15 दिन के अंदर 2 बारी देख लीजिए। आपको एग्जामिनेशन में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये इतना दावा कर सकता हूँ कि 60 और 70% ऑफ दैट, ठीक है, मतलब 3+ क्वेश्चन सही करने की पूरी आपकी कोशिश कामयाब हो जाएगी अगर आप क्लास को ढंग से देखते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। फिर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर मेरे पढ़ाए में से प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं हो रहा है तो जो अब मैं पढ़ाया हूँ उसे आप क्या करिए कि इंक्लूड कर लीजिए एज ए नोट्स, ठीक है। चलिए, यही पढ़ने का तरीका होता है कि जो क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअली आ रहे हैं उन एक बारी रीडिंग के बाद उन्हें आप सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के नहीं आते हैं उन्हें एज ए कंसेप्ट अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। ये करेक्ट तरीका है पढ़ने का, लेकिन हमारे यूपी बोर्ड के लोग जो है नहीं पढ़ते हैं। चलिए थोड़ी सी यहाँ पे टिप दे देता हूँ। टिप्स क्या है? सबसे पहले सिलेबस देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है?
विषय वस्तु या सिलेबस देख लिया जाता है किसी भी विषय का जिसका स्टार्ट करने वाले हैं, और सिलेबस को देखना है पूरा टाइम देके, पूरा समय देकर देखें। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे कि सिलेबस को पूरा समय देकर देखेंगे, पहला। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, स्टार्ट ऑब्जर्विंग PYQ। ये आपको जनरली बहुत ऑड फील होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे भी नहीं कि आप PYQ देखिए, लेकिन दूसरा जो स्टेप है उसे आप फॉलो करके देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये सही है। ठीक है, तो आप दूसरा काम क्या करिए कि PYQ देख लीजिए, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से आए हुए हैं, आप कोई बुक लेकर के बस उसे रीड आउट कर जाइए, जितने क्वेश्चंस हैं उसके साथ ऑप्शन। आप मत देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, डू नॉट जज योरसेल्फ, केवल ऑब्जर्व करिए एंड डोंट जज योर नॉलेज। ठीक है, तो अपनी नॉलेज नहीं जज करनी है, बस क्वेश्चंस देख लेने हैं। ठीक, तीसरा क्या करना है, अगर ऑथेंटिक कोई प्रामाणिक नोट्स आपको मिलता है, ठीक है, प्रामाणिक नोट्स मिलता है तो उसे पढ़िए, या फिर अगर वीडियो सीरीज मिल जाती है कहीं पे तो वीडियो सीरीज देख लीजिए उस सब्जेक्ट के। उसके बाद क्या करिए, आप PYQ को अब सॉल्व करिए। ठीक है ना, अब जो है ऑब्जर्व नहीं करना है, सेकेंडली क्या करना है, PYQ को सॉल्व करना है। और इतना होने के बाद आप कोई सोर्स यूज़ नहीं करोगे। अगर आपको नोट्स मिलता है, यहाँ पर भाई मैं बोल रहा था वीडियो सीरीज तो ऑप्शनल है, अगर आपको नोट्स या बुक मिलती है तो आप उसे रीड करोगे, बस वन टाइम रीड करना है, और उसके बाद जब दोबारा आप PYQ सॉल्व करोगे तो वो आपका फाइनल टच होगा। उसके बाद केवल आप PYQ सॉल्व करते रहो और नए नए जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहो। ठीक है, कोई भी नया पेपर होता है तो उसमें उस सब्जेक्ट को खोज के जरूर सॉल्व करो, और करना क्या है, जो भी नोट्स आपको मिला है उसमें ऐड ऑन करते जाना है। ये प्रोसेस पूरी 1 साल की प्रोसेस होगी, लेकिन आफ्टर 1 ईयर अप्लाइंग दिस स्ट्रेटेजी ऑन एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, यू विल फाइंड, अपने आप को जब आप देखोगे तो आपको ये महसूस होगा कि मैं अब GS में काफ़ी कुछ जानता और समझता हूँ। ठीक है, फिर करंट के जो इश्यूज हैं उसके करने के लिए क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समय देकर के एडिटोरियल को पढ़ना होगा। देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो मैं आपको कहूँगा आप हिंदुस्तान पढ़िए। ठीक है ना, हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर आता है आप उसे पढ़िए रादर देन दैनिक। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ रिकमेंड करते होंगे, बट मैं कहता हूँ आप हिंदुस्तान पढ़िए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो आर्टिकल्स आते हैं, जो संपादकीय सेक्शन आता है, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू के या फिर इकोनॉमिक एक्सप्रेस के, इसके अनुवाद आते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। दूसरा काम क्या करिए, अगर आपको दैनिक भास्कर का PDF कहीं मिलता है तो आप उसके लेख पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने को तो आप दैनिक जागरण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना समय बचाने के लिए आप ऐसे लेख पढ़िए जो कि चर्चा में ज़्यादा हों, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के, इकोनॉमिक टाइम्स के या फिर द हिंदू के। इन तीनों के लेखों का रूपांतरण हिंदी माध्यम जो है, हिंदी रूपांतरण उसका आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आता है, तो आप उसे पढ़ सकते। ठीक है, उससे आप करंट को लेकर के अपडेट रहेंगे, और डेली वीकली अगर कोई ऐसा न्यूज़ चैनल है जो भी आपको 15-20 मिनट में कुछ समअप देता है, या फिर UPSC हिंदी जो अपना चला रही है, मंथली कवरेज चलाती है घटना चक्र का, उसे आप देख सकते हैं, या फिर घटना चक्र खुद परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो ये करेक्ट तरीका है पढ़ने का। आप सिलेबस को हमेशा देखते रहिए, सिलेबस को इतना थॉरोली देखिए कि सिलेबस के एक एक टॉपिक आपको याद रहे कि फ्रीडम स्ट्रगल के बाद क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री में, या फिर क्या बोलते हैं कि अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि फिजिकल ज्योग्राफी में कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या उसमें मुझे पढ़ना है, कन्वर्जेंस थ्योरी या कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस थ्योरी किस तरीके से पढ़ना है, ठीक ना, किसके किसके सिद्धांत पढ़ने हैं। ठीक, अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस टेक में क्या स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है या फिर डायनेमिक साइंस पूछता है, किस तरीके की चीज़ें पूछती हैं, कैसे नए इन्वेंशंस पे मुझे फोकस करना है। ठीक है, पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी इज ऑल स्टैटिक सब्जेक्ट। आप अगर ढंग से एक बारी किसी भी बुक से पढ़ लेते हो, लक्ष्मीकांत या किसी भी बुक से, ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो कमी आप में है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, ये टिप है किसी भी स्टडी को स्टार्ट करके जो है दहलीज तक ख़त्म करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा ज्ञान हो गया आज। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कह रहा है कि जो इशू है आपका कंट्रोल और फेजिंग आउट ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के साथ, यानी कि ओजोन को क्षय करने वाले जो पदार्थ हैं उनके साथ कौन सा प्रोटोकॉल है या फिर कौन सा फेजिंग आउट या फिर कंट्रोल, यानी कि उसका नियमन और उसको ख़त्म करने के लिए जो ओडीएस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ये तो नहीं है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस नहीं था, आपको भी पता है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस तो अब ये लीग ऑफ नेशन और फिर यूएन बनने के उस दृष्टिकोण में स्टार्टिंग की बात है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। फिर आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विद द करेक्ट आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है, विस्तृत रूप से पढ़ा है, हमने मॉन्ट्रियल पढ़ा है, हमने वियना पढ़ा है, हमने उसके बाद किगाली को बहुत ढंग से पढ़ा है और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया है। नहीं पहुंचा है तो आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम पर। हमारी टेक्निकल टीम वर्क कर रही है, चूँकि पीडीएफ जो होते हैं इसके वो इतना जल्दी कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए मुझे लेट हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कि जब दिया जाए तो बंच में दिया जाए कि 6-7 क्लास का। अगर आपको डेली दूंगा और डेली आप अपडेट नहीं है तो सब मिस होगा। लेकिन अगर मैं एक साथ आपको नोट्स दूंगा तो प्रॉपरली आप उस नोट्स को 25 पेज 30 पेज पाएंगे और उसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे एग्जाम टाइम में। क्योटो प्रोटोकॉल और नागोया, तो ये दोनों नहीं है, मॉन्ट्रियल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, ऑफ इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो मैंने बताया था हॉटस्पॉट क्या होता है। हॉटस्पॉट वो होता है जहाँ पर फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है बहुत ज़्यादा पाए जाए, लेकिन मनुष्य के अतिक्रमण के कारण, ठीक है ना, ड्यू टू द इंक्रोचमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो धीरे धीरे बहुत तेजी से विलुप्ति की ओर जा रहे हों, यानी कि धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हो वहाँ से, तो वो बोला जाता है हॉटस्पॉट। तो कौन सा है? ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट करेक्ट है, वेस्टर्न हिमालय नहीं है, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो 1 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम लोग का बी ऑप्शन है 1 और 3, ये वो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया कॉपी करने में, कोई बात नहीं। अब बात करता है टालेस्ट लिविंग ट्री। तो ये तो होता है आपका सिकोया, ठीक है, सिकोया ट्री जो होती है वो टॉलेस्ट लिविंग ट्री है। लेकिन इसके लिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो एक बारी रेफ़र कर लें खुद से, गूगल कर लें। ठीक है, गूगल क्यों कर लें? क्योंकि आप जब सिकोया ट्री देखोगे तो आपको खुद इतना अच्छा लगेगा कि आप कहोगे सर ठीक ही कहे, आप बता दिए मुझे। इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्री होता है इसके सामने हम ह्यूमंस जो है इतने से दिखते हैं। उसके बाद इसी के बीच में ऐसे रास्ता बना दिया जाता है जिसमें से आपकी ठीक है कोई भी कार वार, मैं उतना ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, इसमें से गुजरती है। तो ट्री इतना ज़्यादा बड़ा होता है, आप इसको ज़रूर देखें, गूगल करें, ठीक है ना, और इसके फोटोज़ देखें। सिकोया, ठीक, हिंदी में सिकोया जाइगैंटिया, सिकोया जाइगैंटिया नाम से आप सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A species is considered to be extinct if it is not been seen in the natural habitat of how many years। ठीक है, यानी कि कोई भी स्पीसीज है, कोई भी प्रजाति है, उसे एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त कगार दिया जा सकता है जब वो कितने वर्षों से देखी ना गई हो। तो क्वेश्चन है आपका ये, तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा 50 ईयर्स। ठीक है, ये IUCN ने दिया था कि अगर कोई स्पीसीज है जो कि लगभग 50 साल तक नहीं देखी जाती है अपने नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि प्राकृतिक पर्यावास, ठीक है ना, यानी कि जो भी पौधे हैं या फिर जानवर हैं वो वहाँ पर जो है अपने जीवन के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी आपूर्ति पाता है, तो उसे प्राकृतिक पर्यावास या नेचुरल हैबिटेट कहते हैं। तो 50 साल तक अगर नहीं दिखता है तो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त की श्रेणी में डाल दिया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन, तो रेड डेटा बुक में आता है जो IUCN पब्लिश करती है। आपको मैंने बताया है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये जो है रेड डेटा बुक निकालती है। रेड डेटा बुक में अलग अलग टाइप के स्पीसीज जो कि थ्रेटेंटेड होते हैं, विलुप्त प्राय होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है, या फिर वल्नरेबल होते हैं, या फिर नॉट इंडेंजर्ड होते हैं, इन सबको
लिस्ट करती है कि कौन से इंडेंजर्ड हैं, कौन से नहीं हैं। इसकी लिस्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन जो एनिमल्स हैं या कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें मैंने 2 या 3 बताया है। इसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर लेकर के आऊँगा, ठीक है। ख़त्म होने से पहले ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं होगा जो मेरे द्वारा आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का छोड़ा गया हो। अगर एक बार प्रॉपरली आप सारी क्लासेस के से गो थ्रू होंगे तो आपको भी लगेगा कि अगर आप 0 पे हैं तो आपने 5 तो जान ही लिया है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं स्केल करूँगा क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को बहुत स्केल नहीं करता। 4.5 मैं स्केल कर रहा हूँ कि अगर आप 0 पे हो और आप अगर मेरी पूरी क्लासेस देखोगे 35, 36 जो भी क्लासेस मैं बनाता हूँ टोटल, तो आपको लगेगा कि 4.5 एटलीस्ट जो है आपको नॉलेज हो चुकी है। यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए अगर 8 या 8.23 जो भी चाहिए हो आपको, ठीक है, टोटल, तो उसके लिए बाकी आप प्रैक्टिस से गेन करोगे। मेरी चीज़ें इससे प्लस होंगी और यूपीएससी की चीज़ें इससे थोड़ी सी डाउन होंगी, या यूपीपीसीएस की चीज़ें इससे थोड़ी सी डाउन होंगी, बट मैं अपने लेक्चर्स को ज़्यादा स्केल नहीं करता। मैं स्केल कर रहा हूँ 4.5, ठीक है। यूट्यूब पर और भी बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, कुछ लोगों का 6 के अबाउट में होगा, बट लोगों का ऐसे ही 4 to 5 के बीच में ही वेरी करता है। बहुत बहुत प्रामाणिक और ऑथेंटिक लेक्चर मैंने किसी के नहीं देखे जिन्होंने पूरे दिल से बनाया हो। सब एक सेलिंग प्रॉपर्टी को लेकर के बना रहे हैं। कोई स्टूडेंट्स का ध्यान रखे लेक्चर्स को नहीं प्रिपेयर कर रहा है। तो मैं कोशिश करता हूं, अपने जान पूरी कोशिश करता हूं कि लेक्चर्स के साथ इंसाफ किया जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक। तो आपको बता ही दिया हूं कि IUCN है, ठीक है। तो ये यहां पर एंड होता है। स्टार्ट होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या एनवायरमेंट पॉल्यूशन। चलिए देख लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी बकैती है जो मैं समझाते जाऊंगा, आप समझते जाना। पर्यावरण में प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन का टाइप जानेंगे, सोर्स जानेंगे। पॉल्यूशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेंट्स, जो भी कंटामिनेंट्स हैं, दूषित पदार्थ हैं, इनटू नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण में, दैट कॉजेज एडवर्स चेंज, जो कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यानी कि हमारे वातावरण में उपस्थित ऐसे दूषित पदार्थ जो कि इन्वायरमेंट पर या हमारी सराउंडिंग पर एक दूषित या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आपका पॉल्यूशन से इसको जाना जा रहा है। पॉल्यूशन कैन टेक फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी टाइप का हो सकता है, या कोई एनर्जी हो सकती है, जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, साउंड या लाइट हो गई। बहुत ज़्यादा साउंड आपका आ रहा है, 75 डेसिबल की साउंड है, तो वो भी एक टाइप का नॉइस पोल्यूशन कहलाएगा। बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है तो लाइट पोल्यूशन हो गया। जैसे ह्यूमंस पर जो है लाइट का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो हम लोग रात में ये तेज़ रोशनी में मॉल में घूमना या इधर उधर घर में बहुत तेज़ रोशनी वाले बल्ब लगाते हैं, तो उनका ह्यूमन बॉडी पर, एनिमल बिहेवियर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, एडवर्स प्रभाव पड़ता है। बस बात यह है कि ह्यूमंस जो है जब तक वो प्रभाव परिलक्षित नहीं होने लगते हैं तब तक उनके विषय में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप कभी भी कोई डेटा निकाल के देखिएगा इंटरनेट पर, आपको पता चलेगा कि जो लाइट है जो हम दिन में या रात में जलाते हैं और काफ़ी तेज़ लाइट जलाते हैं, उनका हमारे शरीर पर कितना एडवर्स इफेक्ट होता है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत अधिक टाइम तक आप उस अधिक लाइट में अगर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं, आपके जीन में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। बाकी हीट और रेडियो एक्टिविटी हो ही गया। हीट का मतलब कोई भी प्रकार की ऊष्मा, तो वो ऊष्मा अगर मान लीजिए सूरज से आने वाले विकिरण से हो रही है तो आपको पता ही है ग्रीन हाउस टाइप का इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आता है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ पॉल्यूशन, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण के घटक ही, ठीक है, प्रदूषक है, ठीक है। कैन बी इधर फॉरेन सब्सटेंसेस, या तो फिर कुछ विदेशी सब्सटेंसेस हो सकते हैं। विदेशी का मतलब कुछ बाहर के पदार्थ हो सकते हैं, एनर्जी हो सकती है, नेचुरल अकरिंग कंटामिनेशन हो सकते हैं, या जो प्रकृति के द्वारा खुद कंटामिनेंट्स आ रहे हैं उन्हें भी पोल्यूशन का रूप दिया जा रहा है। कह रहा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? ये मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है आजकल जो ह्यूमैनिटी जो हम लोग की फेस कर रही है। हमारे प्लेनेट पर अगर लाइफ को रहना है तो हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको बीट करना होगा, यानी कि उससे खुद को सेव करना होगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि कंटामिनेशन, ऐसा खराब चीज़ें, ऐसे दूषित पदार्थ, ऐसे कंटामिनेशन ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जो कि भौतिक और बायोलॉजिकल जैविक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम टू सच एन एक्सटेंट दैट नॉर्मल इन्वायरमेंटल प्रोसेस आर एडवर्सली इफेक्टेड, जिससे नॉर्मल इन्वायरमेंटल प्रोसेस जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट हो जाता है। इसे ही हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं।
एयर पोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर। तो एयर पोल्यूशन क्या है? सॉलिड पार्टिकल और गैसेस का मिक्सचर है। जैसे कार से होने वाला इमिशन, केमिकल हो गया फैक्ट्रीज से, डस्ट हो गई, धूल हो गई, पॉलन हो गया, पॉलन मतलब पराग कण, ठीक है, पॉलन हो गया, पराग हो गए बेसिकली, पॉलन ग्रेन मतलब होता है पराग कण, ठीक है ना, जो फूलों से निकलता है उसका भी पोल्यूशन होता है। एंड मोल्ड स्पोर्स में भी सस्पेंडेड एट पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कॉमन गैसियस पोल्यूटेंट्स की बात करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, NOx हो गया। इंडस्ट्री से और मोटर व्हीकल से बहुत ज़्यादा निकलते हैं। वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे तो टॉक्सिक सब्सटेंस है, या तो वाटर बॉडीज से आते हैं लाइक लेक में, रिवर में, ओशन में, और फिर डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं उसमें, फिर लाइंग सस्पेंडेड इन द वाटर, फिर वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं घुलने के बाद, या फिर डिपॉजिट हो जाते हैं उसके तलछट में। कॉमनली पोल्यूटेंट जो है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, होता क्या है कि हमारे घर से कचरा बह रहा है, सबके घर से बह रहा है, कहीं फैक्ट्रीज है वहाँ से बह रहा है। तो जो लोग गोरखपुर में रहते होंगे उन्हें बता दे रहा हूँ मैं, गोरखपुर में, ठीक है, यहाँ पे अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान, ठीक है, अशफाकुल्ला खां जो आपका जू है, जूलॉजिकल गार्डन है, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क है, उसके जस्ट बगल से ये जो रोड जाती है जो अंदर की ओर ऐसे जोड़ी हुई है, ठीक है, शायद ऐसे जाती है, ठीक। तो ये जो रोड है जैसे ही स्टार्ट होती है तो यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है, ये क्या है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। करता क्या है? करता ये है कि जो हमारा रामगढ़ ताल है इसके पानी को जो है हम लोग का ट्रीट करता है और क्या बनाता है, उसमें मछलियाँ या अन्य एक्वेटिक क्रीचर्स जो है वो जीवित रह सकें इस लायक बनाता है। BOD को एक तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो ये वाटर या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो वही कह रहा है कि अगर बिना ट्रीट किए हुए सीवेज डाल दिया जाता है, केमिकल कंटामिनेंट्स चले जाते हैं, तो इस प्रकार का होता है कि अगर उनकी डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है तो पानी के ऊपर तैरते हैं, अगर घनत्व अधिक होता है तो नीचे बैठ जाते हैं तलछट में, और उससे जलीय जीव जंतुओं का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सॉइल पोल्यूशन में क्या है कि टॉक्सिक केमिकल हो गए कितने भी, जो हम लोग के हर्बिसाइड छिड़के जाते हैं, ठीक है, वीड को ख़त्म करने के लिए, झाड़ फानुस को ख़त्म करने के लिए लोग केमिकल लेकर के आते हैं और फिर उसे स्प्रे कर देते हैं पूरे बड़े एरिया में, ठीक है। या फिर जब फसलों को लगाया जाता है तो उसके अगल बगल में जो खरपतवार या वीड्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उस पर हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इस तरह की चीज़ें छिड़की जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे सॉइल में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो सॉइल में जब पोल्यूशन आएगा तो जो उस पर प्लांट्स छोटे छोटे उगते हैं, ठीक है, जो भी खाने के लिए हम लोग के धान, चावल, गेहूं जो भी है, जब वो उगता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें भी उसका अंश हो जाता है और फिर उसका अंश हमारे शरीर तक पहुंचने लगता है, तो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक है। तो यहाँ पर कुछ देखिए क्या क्या लिखता है, देख लेते हैं एक बार। हाई एनफ कंसंट्रेशन टू पोज अ रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड और इकोसिस्टम, या तो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी को या ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं इस तरह के पॉल्यूटेंट्स। द कंटामिनेंट्स, जो दूषित पदार्थ हैं, इंक्लूड करता है मेटल को, इनऑर्गेनिक आयन होते हैं, सॉल्ट होता है, अकार्बनिक आयन होते हैं, मेटल यानी कि धातुएं, और सॉल्ट यानी कि क्षार होते हैं, जिसमें फॉस्फेट हो सकता है, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, और ऑर्गेनिक भी बहुत सारे होते हैं, जैसे लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन, DNA, फैटी एसिड, हाइड्रोकार्बन, PAH, अल्कोहल इत्यादि जो है सॉइल को पोल्यूट करते हैं। नॉइस पोल्यूशन में आपको पता ही है कि जब प्लेन, इंडस्ट्री, जेट इत्यादि से जो है हार्मफुल वेव्स आती हैं, या फिर अगर अनवांटेड ठीक है, DJ इत्यादि जो है अगर 55 डेसिबल से ऊपर बजाया जाता है तो वहाँ पर भी जो है बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। अब WHO ने नॉइस को लेकर के, एनवायरमेंटल बर्डन को लेकर बताया है कि डिजीज वर्किंग ग्रुप फाउंड दैट नॉइस पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ पर ईयर बाय इंक्रीजिंग द रेट्स ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो आपको पता है कि हार्ट डिजीज़ जो है बढ़ रही है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? नॉइस पोल्यूशन के कारण बढ़ रही है, और थाउजेंड्स ऑफ डेथ भी जो है इसी कारण से हो रही हैं। तो अभी ये समझ में नहीं आता है, बट लॉन्ग टर्म में प्रकृति की कोई भी चीज़ जो है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा एडवर्स अफेक्ट करती है। एक स्टडी और आई है, स्टडी क्या आई है कि ह्यूमन जो है, ठीक है, वो अब पहले की अपेक्षा कम सेंसिटिव हो गया है अपने कान से, ईयरफोन, ईयरबड्स, ठीक है, हेडफोन्स लगाने से ह्यूमंस कम सेंसिटिव हो गया। इसीलिए कभी भी अगर आपका लेवल, वॉल्यूम लेवल 20 तक जाता है तो आप कभी भी 15 को क्रॉस करने की कोशिश मत करिए अनटिल कि वो चीज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। अगर आपको ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है, तो बिल्कुल आप इसके बाहर नहीं लेकर के जाएंगे।
अंडर वाटर में भी नॉइस का पोल्यूशन है, शिप चलती हैं वहाँ पर जो है एक्वेटिक एनिमल्स प्रभावित होते हैं, वेल्स नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, अदर स्पीसीज को मारते हैं जिन्हें नहीं ठीक लगता है उतनी तेज आवाज़। पोल्यूशन का सोर्स क्या है, तो नेचुरल पोल्यूशन हो सकता है, जैसे पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है, जैसे वाटर बॉडी और स्पेसिफिक साइट जनरली आइडेंटिफाइड कि कोई पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है, एक ही पॉइंट सोर्स से, ठीक है, चारों ओर पोल्यूशन निकल रहा है। उसके बाद है आपका डिफ्यूज पोल्यूशन है। डिफ्यूज पोल्यूशन है क्या है, कह रहा है कि वेयर सब्सटेंसेज आर वाइडली यूज्ड और डिस्पर्स्ड ओवर एन एरिया ऑफ ऑल लैंड यूज एक्टिविटीज सच एज अर्बन डेवलपमेंट, एमिनिटी, फार्मिंग और फॉरेस्ट्री। ये फॉरेस्ट्री एक बहुत बड़े एरिया में हो रहा है, डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी जो विकास हो रहा है वो भी बहुत बड़े एरिया में हो रहा है। फिर एमिनिटीज़ हैं, कुछ सुख सुविधाएं ऐसी हैं, फार्मिंग है, खेती हो रही है, बहुत बड़े एरिया में हो रही है, तो डिफ्यूज पोल्यूशन है, हर जगह हो रही है, ठीक है। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का मतलब क्या था कि इफ्लुएंट डिस्चार्ज है सीवेज ट्रीटमेंट वर्क से, कि वहीं से निकलेंगे, उसी कचड़े से निकलेंगे, ठीक है, तो कम से कम उसको रोका जा सकता है। इंडस्ट्रियल साइट, पावर स्टेशंस, लैंडफॉल साइट्स, फिश फार्म्स या ऑयल स्पिलेज हो गया पाइपलाइन में, तो वो किसी एक पॉइंट से निकल रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। डिफ्यूज पोल्यूशन में क्या है कि अब फार्मिंग आप कर रहे हैं, मान लीजिए कि 20 एकड़ में फार्मिंग कर रहा है, तो किस डायरेक्शन से, कहाँ से मिट्टी जो है घुल करके, या फिर जो आपके उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो घुल करके पानी में मिल रहे हैं, पानी में मिल के आसपास की ज़मीन को दूषित कर रहे हैं, ये नहीं जाना जा सकता क्योंकि डिफ्यूज एरिया है पूरा, ठीक है। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट मे कॉज पोल्यूशन, और नोट्स के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा पेशेंस जो है रखना है, धैर्य, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो धैर्य रखिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो बिलीव करिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपका क्या क्या बैकग्राउंड है, आप क्यों बिलीव करना छोड़े हैं किसी पर, बट अगर आपको मैं कह रहा हूं कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो अपने टीचर पर विश्वास करिए। अगर आप टीचर मानते हो, ठीक है, भैया मानते हो तो भैया आप टीचर पर विश्वास करिए और धैर्य रखिए, ठीक है। आप लेक्चर्स के थ्रू गो थ्रू होइए, भले से लेक्चर में कोई चीज़ आपको बहुत ऐसी नहीं मिल रही है जिससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, जैसे ये जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बहुत क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, स्टिल आप अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस लेक्चर को कंप्लीट देखो और कोशिश करो कि अगर देखना शुरू करें तो स्टिक रहें, रादर देन कि बीच में स्किप करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 500 व्यूज़ आते हैं तो मुश्किल से 20 या 30 ऐसे बच्चे होंगे जो सीरियसली उस लेक्चर को कंप्लीट देखते हैं, और जो बच्चे देखते हैं एग्ज़ाम उनके ही निकलेंगे, रादर देन जो स्किप कर देंगे, क्योंकि सबको इस समय में 5 मिनट में एग्ज़ाम निकलने की तेज़ी है, ठीक है, और एग्ज़ाम जो है वो टाइम लेता है। लोग कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना मत करिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन वी विल स्टार्ट, व्हेन के साथ विल लगे, व्हेन विल स्टार्ट गिविंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन आधी अधूरी है तो एग्ज़ाम आपको खुद टीच करेगा कि आपको कैसे, कहाँ से और क्यों पढ़ना है, ठीक है। और फिर एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम जाता है, सिलेक्शन लेके पोस्टिंग लेते लेते आपके कम से कम 3+ साल तो बहुत ईजिली निकल जाएंगे अगर आप पहले ही साल में सिलेक्शन लेते हैं। लाइक if you started preparing for any exam, then after 1 year you are going to be मेच्योर फॉर दैट एग्जाम, ठीक ना। तो 1 साल के बाद व्हेन यू अपीयर इन दैट एग्जाम, तो उसके बाद 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, या फिर Tier 2 होगा, साल भर और बीत जाएगा। 1 साल प्रिपरेशन करोगे या 8 महीने प्रिपरेशन करोगे और साल भर का टाइम लग जाएगा आपका Tier 1 Tier 2 होते होते, ठीक है। कोई भी एग्जाम सिंगल टीयर में रह नहीं गया, तो 1 साल 8 महीने तो ऐसे ही निकल गए, यानी कि 20 महीने का समय निकल चुका है, ठीक है। अब बचते हैं आपके 16 महीने और, ठीक है। तो रिजल्ट आते आते आपके फिर से 3, 4, 5 महीने, 6 महीने आराम से निकल जाएंगे, तो 26 महीने निकल गए। 26 महीने निकलने के बाद 10 महीने मोटी मोटा बचे हैं। अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में, वहाँ तक पहुँचने में, आपको पद मिलने में और प्रोबेशन या स्टार्ट करने में, अपने आप को एडजस्ट करने में बड़े आराम से 3 साल बीत जाता है। तो बिल्कुल अगर आप पेशेंस नहीं है तो आप बीच में ड्रॉप करोगे, जो लोग करते हैं कि 4 साल प्रिपरेशन कर लिया, फिर बीच में एग्जामिनेशन के नहीं निकले तो ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप नहीं करना है, अगर आपको शुरू करना है तो आपको अंत तक जाना है, नहीं तो आपको शुरू ही नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। अभी तो मैंने शुरू किया है, तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, मेरी आती नहीं, किसी की जाती नहीं, पता नहीं क्या क्या। न्यूट्रिएंट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स में पढ़ लीजिए कि मेन पोटेंशियली पॉल्यूटिंग न्यूट्रिएंट्स जो है रिलेटेड टू वाटर है, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, आपको पता भी है, NOx, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स जो होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं।
फिर कह रहा है कि नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज, जो फसलें हैं उनके रेसिड्यू से जो बचे कुछ अंश है, सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, रेनफॉल, फर्टिलाइजर, यूरिन, मैन्यूअर मतलब खाद होता है, सिलेज, लैंडफॉल साइट्स, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, पावर जनरेशन, अदर फ्यूल बर्निंग एक्टिविटीज़, तो इन सब से जो है ये निकलते हैं। ठीक है, जितना भी अभी मैंने बोला है। ओहो, ठीक। फिर पेस्टिसाइड की बात करता है तो उसके बारे में मैंने बताया ही कि पेस्टिसाइड मतलब हर्बिसाइड हो गया, मतलब फसल, हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशी, इंसेक्टिसाइड मतलब हो गया कि कीड़ानाशी, फंगीसाइड मतलब हो गया फंगस का नाश करेगा, गार्डन में पड़ता है, एग्रीकल्चर में पड़ता है, रोड साइड, ट्रैक साइड, हर जगह पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, पार्क लैंड एरिया में पड़ता है, गोल्फ कोर्सेज में पड़ता है। हैवी मेटल कहाँ मिलते हैं? हैवी मेटल भी पॉल्यूटेंट है, तो केमिकल कंपाउंड मिलेंगे इंडस्ट्री के, ये एग्जिस्ट करेंगे नेचुरली सॉयल में लो कंसंट्रेशन में, लेकिन ये फ्यूल में, केमिकल में, वेस्ट मटेरियल में ज़्यादा पाए जाएंगे, तो उनसे भी जो है मेटल का पोल्यूशन जो है बढ़ जाता है। ये टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए, फिश के लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक। फिर सस्पेंडेड सॉइल्स हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक। फिर पैथोजेंस है। पैथोजेंस क्या है? ह्यूमन के फैसेस में पाए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन के कैसे बताऊं मैं, मतलब 2 नंबर में पाए जाते हैं। ठीक है ना, स्टूल्स में पाए जाते हैं। ठीक, स्टूल में पाए जाते हैं, स्टूल मतलब लेट्रिन में पाए जाते हैं। एंड एनिमल्स के में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ। पैथोजेंस पाए जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। पुअर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अगर रहता है तो उसमें इंटर कर जाएंगे आपके पानी में। पूरा हैंडलिंग ऑफ मैन्यूअर से, खाद अगर ठीक से हैंडल नहीं किया जा रहा है, इधर उधर रखा जा रहा है, तो उसमें जो है उसकी सहायता से आपके पानी में चले जाएंगे। स्लरीज और फार्म वेस्टेज की सहायता से पानी में चले जाएंगे। ये डायरेक्टली फील्ड हैवी रेनफॉल होगा तो उसमें जो है चले जाएंगे, बह के वाटर बॉडीज़ में एंटर कर जाएंगे, और फिर वही चीज़ें हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज से यूज़ करते हैं, तो हमें सैकड़ों बीमारियां जो है पैथोजेंस के कारण होती हैं। फिर हाइड्रोकार्बन से इसी तरह। फिर आता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पीओपीज। ये इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल कैपेबल होते हैं, लार्ज रेंज ट्रांसपोर्ट के, एक्यूमुलेट करते हैं ह्यूमन में, एनिमल टिश्यूज़ में, यानी कि एक्यूमुलेट होते हैं, ख़त्म नहीं होते। ये जो पीओपीज होते हैं ये खत्म नहीं होते। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, और ये सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालते हैं ह्यूमन की हेल्थ पर लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, जबकि ये लो कंसंट्रेशन में ही रहते हैं तब भी। सबसे बड़ी बात है ये खत्म नहीं होंगे टाइम के साथ। मतलब अगर आप 10 साल की उम्र में ये आपके शरीर में चले गए तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंग में, किसी ना किसी जगह पर, ठीक है, थोड़ी ही मात्रा में स्टोर रहते हैं। अगर वो कैंसरस फॉर्म करते हैं तो 70, 80, 60, 65 तक कैंसर बना लेंगे। नहीं बनाएंगे तो भी ये आपकी बॉडी में पड़े रहेंगे। आपकी आने वाली जनरेशन में थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है इनका रहेगा। एयर पोल्यूशन क्या होता है? सोर्स क्या है? ठीक है, इकोसिस्टम पर क्या है? तो कई सारी रिपोर्ट है जो 2020 की है। मैं कुछ नई रिपोर्ट्स जो है आपको दे दूंगा। तब तक आप जो रेगुलेशन है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, देखिए कह रहा है कि इंटरनेशनल क्योटो प्रोटोकॉल डेवलप्ड नेशंस जो है अडॉप्ट करते हैं, लॉ रेगुलेट करते हैं इमिट को, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने डिबेट में कहा कि कैप एंड ट्रेड टू लिमिट इमिशन, हम लोग जो है उसको लिमिट करेंगे। इसके बारे में मैं नया डेटा दूंगा। तो अभी जो है आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। कुछ इसमें जो CPCB है हम लोग की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के द्वारा एयर क्वालिटी को दिया जा रहा है कि 0 to 50 अगर AQI रहता है तो इसे हम लोग कहते हैं गुड। सेटिस्फैक्ट्री होता है 100 to 51 to 100, मॉडरेट होता है 101 to 200, पुअर होता है 201 to 300, और उसके बाद वेरी पुअर और फिर सेंसिटिव, इसमें PM 2.5, ठीक है, और PM 10 की बात करते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स को बोलते हैं। 4 पिलर है, इसको भी हम लोग देखेंगे प्रॉपरली नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% समझ में आना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आएगा, और आप अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन्मुख है, पढ़ने के लिए ओरिएंट है, तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करना है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो PYQ करिए। पहले सिलेबस देखिए अच्छे से, सिलेबस देखने के बाद PYQ देख लीजिए। PYQ देखने में आपको हफ्ते भर से 10 दिन का समय लगेगा, आपको टाइम दीजिए। अगर आप 3 दिन में देख सकते हो PYQ, तो पलट पलट के सारी एक एक क्वेश्चन आप रीड कर लो, उसके ऑप्शंस रीड करते जाओ, आंसर मत देखो। देखना है तो देख लो, बट मत देखो। ठीक है, बस वो सिलेबस को देखने के लिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो समझने के लिए बस PYQ देखना है। फिर आप किसी बुक से, नोट से, या फिर मेरे जो वीडियो सीरीज़ है उससे आप रेफ़र करो। रेफ़र करने के बाद जब 30-35 लेक्चर देख लो, उसके बाद आप PYQ करने जाओ। ये पूरी प्रोसेस हर सब्जेक्ट के साथ करो। साल भर का टाइम लगेगा, लेकिन धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप कभी भी बड़े एग्जाम के लिए नहीं जा सकते। इफ़ यू रियली वांटेड टू गो फॉर PCS, ठीक है, जो कि IAS के पैटर्न पर हो चुका है,
तो आपको ये पूरी प्रोसेस फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से कोई सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। आप अपने गौरव सर को देख सकते हो यूपीएससी हिंदी के। आप देखोगे कि आज भी जब आंसर राइटिंग करनी होती है तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगातार वो आंसर राइटिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन आए आप अभी तक बोल रहे हो, एक दिन आए आपने लिखना शुरू किया और 20 क्वेश्चन को जो है 18 क्वेश्चन का आंसर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इफ़ यू आर ए मैन और इफ़ यू आर ए, समझ रहे हो ना, वीमेन, तो दोनों ही केस में आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। एयर पोल्यूशन पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।